हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मतलब एक तरफ तो एआई है जो कविता लिख रहा है और दूसरी तरफ युद्ध है, सामाजिक तनाव है, पर्यावरण का संकट है। हाँ, और ये इतनी बड़ी बड़ी उलझी हुई समस्याएं हैं कि लगता है कि इन्हें सुलझाना शुरू कहाँ से करें। और यहीं पर मतलब सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस की भूमिका आती है। सही। इसका काम सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, हम्म। बल्कि ये समझना है कि हमारा समाज काम कैसे करता है। ताकि हम एक बेहतर भविष्य बना सके। बिल्कुल। और आज की हमारी जो पड़ताल है वो इसी की एक बहुत ही बुनियादी परत से जुड़ी है। अच्छा। कि हम इंसानों ने इस दुनिया में अपनी जगह और अपने समय को समझने के लिए मतलब उस पर सहमत होने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया कैसे। ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। हम सब एक तरह से एक अदृश्य ग्रिड पर जी रहे हैं ना। हाँ। लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, टाइम जोन्स, हम इन सबको बस मानकर चलते हैं। लेकिन ये ग्रिड बना कैसे? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? सही सवाल। तो आज की चर्चा इसी छिपे हुए फ्रेमवर्क के बारे में है जो हमारी दुनिया को चलाता है। बिल्कुल। और इस पड़ताल का जो आधार है वो है सही सवाल पूछने की कला। तो चलिए पहला सवाल पूछते हैं। हाँ। अगर हमें पूरी पृथ्वी को समझना है तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? जाहिर है उसके एक मॉडल से, एक नक्शे से। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि नक्शों के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। दूरी, दिशा और प्रतीक। स्केल, डायरेक्शन, सिंबल्स। हाँ। लेकिन ये तो बहुत बेसिक बातें हैं। असली चुनौती तो कहीं ज्यादा गहरी है ना? बिल्कुल। पृथ्वी गोल है और नक्शा सपाट। एग्जैक्टली। यहीं से सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। हाँ। यही मतलब जो नक्शा बनाने की कला है ना, कार्टोग्राफी, हाँ। उसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अच्छा। आप इसे एक संतरे के उदाहरण से समझिए। ठीक है। अगर आप एक संतरे को छीलकर उसके छिलके को एक मेज पर सपाट रखने की कोशिश करें तो क्या होगा? वो फट जाएगा या मुड़ जाएगा, सपाट तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वो कभी भी पूरी तरह से सपाट नहीं हो सकता। मतलब हर सपाट नक्शा, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक तरह से एक समझौता है। एक सुंदर झूठ, उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन। कि आप एक 3D गोले की जानकारी को 2D सतह पर कैसे दिखाते हैं, और हर प्रोजेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जैसे वो मर्केटर प्रोजेक्शन। हाँ, सबसे मशहूर वही है। उसे 16वीं सदी में जहाजों के नेविगेशन के लिए बनाया गया था। तो उसमें दिशाएं सीधी होती थी? दिशाएं एकदम सटीक, जो नाविकों के लिए परफेक्ट था। लेकिन मैंने सुना है कि मर्केटर नक्शे के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। वो देशों के आकार को बहुत बिगाड़ देता है, खास तौर पर ध्रुवों के पास। बिल्कुल सही। मर्केटर नक्शे में ग्रीनलैंड का आकार अफ्रीका के बराबर दिखता है। पर असल में तो अफ्रीका बहुत बड़ा है। असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। 14 गुना, हाँ। और सदियों तक दुनिया के क्लासरूम में यही नक्शा इस्तेमाल होता रहा। तो इससे अनजाने में ही यूरोप केंद्रित, मतलब यूरोसेंट्रिक नजरिया बना। बिल्कुल, जहां उत्तरी गोलार्ध के देश नक्शे पर ज्यादा बड़े और ज्यादा महत्वपूर्ण दिखते थे। ये तो कमाल की बात है। मतलब नक्शा सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, नहीं, वो हमारे दिमाग में दुनिया की एक तस्वीर भी बनाता है, जो राजनीतिक रूप से भी चार्ज्ड हो सकती है। तो इसका हल क्या है? इसके जवाब में कई दूसरे प्रोजेक्शन आए, जैसे पीटर्स प्रोजेक्शन। अच्छा। वो देशों के सही आकार को दिखाने की कोशिश करता है, भले ही उसमें देशों का शेप थोड़ा अजीब लगे। मतलब कोई भी सपाट नक्शा परफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं, पृथ्वी का सबसे सच्चा मॉडल तो सिर्फ एक ग्लोब ही हो सकता है। सही बात है। अच्छा, तो मान लेते हैं हमारे पास एक परफेक्ट ग्लोब है। ठीक है। लेकिन उस ग्लोब पर किसी शहर की, मान लीजिए दिल्ली की, सटीक लोकेशन कैसे बताएंगे? हम ये कैसे कहेंगे कि दिल्ली ठीक ठीक यहाँ है? इसके लिए हमें एक एड्रेसिंग सिस्टम की जरूरत है, एक ग्रिड। जैसे शतरंज के बोर्ड पर होता है? बिल्कुल, जैसे शतरंज पे हर खाना एक यूनिक एड्रेस रखता है, A1, G7, D4, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सही। हमें पृथ्वी के लिए भी ऐसी एक सिस्टम की जरूरत थी, और यहीं से अक्षांश और देशांतर की कहानी शुरू होती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये शब्द सुने तो बहुत है, पर इनका असली मतलब क्या है? चलिए इसे आसान करते हैं। लैटिट्यूड यानी अक्षांश, पृथ्वी पर खींची गई आड़ी हॉरिजॉन्टल काल्पनिक रेखाएं हैं। और इनकी गिनती इक्वेटर से शुरू होती है। हाँ, भूमध्य रेखा से, जिसे 0 डिग्री माना गया है। जैसे जैसे आप उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, डिग्री बढ़ती जाती है, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक। और ये रेखाएं सिर्फ लोकेशन नहीं बताती, इनका हमारी दुनिया पर बहुत गहरा असर है। हाँ। इक्वेटर के पास की जगह गर्म होती हैं, ट्रॉपिकल। फिर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, मौसम शीतोष्ण मतलब टेम्परेट, और फिर ठंडा पोलर होता जाता है। और ये कोई संयोग नहीं है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी सभ्यताएं इसी शीतोष्ण कटिबंध में फली फूली। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है।
वैसे लैटिट्यूड तय करना फिर भी आसान था। अच्छा, कैसे? पुराने जमाने के जो नाविक थे वो ध्रुव तारे या सूरज की स्थिति देखकर पता लगा सकते थे कि वो इक्वेटर से कितने उत्तर या दक्षिण में है। तो फिर असली सिरदर्द क्या था? असली सिरदर्द था लॉन्गिट्यूड, देशांतर। वो खड़ी रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। हाँ, इसमें क्या मुश्किल थी? मुश्किल ये थी कि लैटिट्यूड के लिए हमारे पास इक्वेटर जैसा एक प्राकृतिक स्टार्टिंग पॉइंट था, सही। लेकिन लॉन्गिट्यूड के लिए कोई प्राकृतिक 0 डिग्री नहीं है। पृथ्वी तो गोल है, आप कहीं से भी गिनती शुरू कर सकते हैं। तो सवाल ये था कि दुनिया का 0 कहाँ होगा? हाँ, और ये एक वैज्ञानिक सवाल से ज्यादा एक राजनीतिक सवाल बन गया। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। आज हम जानते हैं कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, वो लंदन के पास ग्रीनविच से होके गुजरती है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। और यही हमारी पड़ताल हमें सीधे प्राचीन भारत ले जाती है। अच्छा। सदियों तक भारतीय खगोलविदों के लिए प्राइम मेरिडियन उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी। उज्जैन? हाँ, उस समय उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता था और ये खगोल विज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। मतलब एक समय था जब भारतीय वैज्ञानिक दुनिया को उज्जैन के नजरिए से देख रहे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र था। वाह। लगभग 1500 साल पहले वराहा मिहिर जैसे महान खगोलविद वहीं काम करते थे। तो उन्होंने ग्रहों की गति को लेकर बहुत सारी गणनाएं की होंगी। हैरान करने वाली गणनाएं की। उनके लिए उज्जैन पृथ्वी का केंद्र था, जहां से समय और स्थान की गणना शुरू होती थी। ये तो भारत के आत्मविश्वास और वैज्ञानिक सोच को दिखाता है। सही कहा। तो फिर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन कैसे बन गया? मतलब उज्जैन की जगह लंदन ने कैसे ले ली? इसका जवाब विज्ञान में नहीं है। तो फिर? इसका जवाब इतिहास और ताकत में छिपा है। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति था। हाँ, उनके जहाज पूरी दुनिया में घूमते थे और उनके नक्शे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते थे। तो 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ प्राइम मेरिडियन तय करने के लिए। हाँ, और उस समय तक ज्यादातर देश ब्रिटिश नक्शों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिनका केंद्र ग्रीनविच था। तो बहुमत से ग्रीनविच को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड चुन लिया गया। बिल्कुल, ये एक तरह से दुनिया का मानकीकरण था, जो उस समय की सबसे बड़ी ताकत की सहूलियत के हिसाब से किया गया। ये दिखाता है कि विज्ञान के मानक भी अक्सर जियोपॉलिटिक्स से तय होते हैं। सही, लेकिन लॉन्गिट्यूड की कहानी सिर्फ लोकेशन की नहीं है, ये समय की कहानी से भी जुड़ी है। गहराई से जुड़ी है। सही कहा, क्योंकि देशांतर और समय का तो सीधा कनेक्शन है। ये कैसे काम करता है? इसका गणित बहुत सीधा है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमती है। तो अगर 360 को 24 से भाग दे तो 15 आता है। हाँ, इसका मतलब है कि पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री घूम जाती है। और इसी आधार पर हर लॉन्गिट्यूड का अपना एक स्थानीय समय होता है। बिल्कुल, जो सूरज की स्थिति पर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए वो जो 2 दोस्तों वाला उदाहरण है ना, हाँ, वो कमाल का है। वो एकदम सही बैठता है। एक दोस्त गुजरात के पोरबंदर में है और दूसरा मान लीजिए असम के तिनसुकिया में। दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का फासला है। तो जब असम वाला दोस्त फोन पर कहता है कि यहाँ तो सूरज डूब गया और अंधेरा हो रहा है, तो गुजरात वाला दोस्त हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके यहाँ अभी भी दिन का उजाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटे? हाँ, असम में सूरज गुजरात से करीब 2 घंटे पहले उगता और डूबता है। सोचकर ही अजीब लगता है, अगर हर शहर का अपना लोकल टाइम हो तो देश चलाना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। ट्रेन का टाइम टेबल कैसे बनेगा? ऑफिस का समय क्या होगा? यही समस्या 19वीं सदी में रेलवे के आने के बाद खड़ी हुई। पूरा केओस हो गया होगा। बिल्कुल, एक ही ट्रेन यात्रा में ड्राइवरों को दर्जनों बार अपनी घड़ी बदलनी पड़ती थी। तो इस केओस से बचने के लिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम का आइडिया आया। सही पकड़ा। देशों ने तय किया कि वे अपने देश के बीच से गुजरने वाली किसी एक लॉन्गिट्यूड के समय को पूरे देश का ऑफिशियल टाइम मान लेंगे। और भारत ने 82.5 डिग्रीज पूर्वी देशांतर को अपना मानक माना। हाँ, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। इसी से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST तय होता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। बिल्कुल। और रूस जैसे बहुत बड़े देशों का क्या? वहाँ 1 से ज्यादा टाइम जोन है। रूस में 11 टाइम जोन है। 11? हाँ, जब व्लादिवोस्तोक में लोग अपना दिन खत्म कर रहे होते हैं तो मॉस्को में लोग अपना काम शुरू कर रहे होते हैं। ये दिखाता है कि समय, जिसे हम इतना स्वाभाविक मानते हैं, असल में एक बहुत ही सावधानी से बनाया गया सामाजिक समझौता है। सही कहा। और ये सब हमें एक आखिरी पहेली तक ले आता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन। ये क्या चीज है?
सोचिए अगर आप दुनिया का चक्कर लगाते हुए पूरब की ओर जाते रहें तो आप हर टाइम जोन में अपनी घड़ी 1 घंटा आगे करते जाएंगे। ठीक है। 24 टाइम जोन पार करने के बाद आप 24 घंटे यानी पूरा एक दिन आगे हो जाएंगे। मतलब आप उसी जगह पर वापस आ गए हैं, लेकिन आपकी घड़ी एक दिन आगे का समय बता रही है। हाँ, इसी कंफ्यूजन को हल करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई गई। तो ये दुनिया की वो जगह है जहां कल आज में बदलता है। बिल्कुल। ये रेखा मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर पर है, प्राइम मेरिडियन के ठीक दूसरी तरफ। और जब आप इसे पार करते हैं तो तारीख बदल जाती है। हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन आगे और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन पीछे। और ये सीधी रेखा नहीं है ना? नहीं, इसे कुछ जगहों पर जानबूझकर मोड़ा गया है ताकि एक ही देश 2 अलग-अलग तारीखों में ना बट जाए। कमाल है। तो हमने एक बड़े सवाल से शुरुआत की थी। हाँ, कि हम अपनी इस उलझी हुई दुनिया को समझे कैसे, और हमारी चर्चा पृथ्वी पर बनी इन अदृश्य रेखाओं के एक ऐसे ग्रिड पर आकर खत्म हुई हाँ। जो हमारे पते से लेकर हमारे समय तक सब कुछ तय करता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे हमने बनाया है ताकि दुनिया चल सके। और यही आज की चर्चा का सार है। सामाजिक विज्ञान हमें ये समझने का फ्रेमवर्क देता है कि ये सिस्टम क्यों और कैसे बने। सही। नक्शे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर सिर्फ भूगोल के पाठ नहीं है। ये वो औजार हैं जिनसे हम अपने समाज, अपने इतिहास और इस ग्रह के साथ अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ये हमें दिखाता है कि जिन चीजों को हम प्राकृतिक मान लेते हैं वो अक्सर इंसानी आविष्कारों, समझौतों और कभी-कभी ताकत के खेल का नतीजा होती हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हमने उज्जैन के प्राचीन प्राइम मेरिडियन की बात की। हाँ। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर इतिहास अलग होता और किसी वजह से ग्रीनविच की जगह उज्जैन की मेरिडियन ही वैश्विक मानक बन गई होती, तो आज दुनिया कैसी होती? क्या हमारा टाइम जोन सिस्टम अलग होता? क्या दुनिया का नक्शा देखने का हमारा नजरिया बदल जाता? और सबसे जरूरी, क्या दुनिया का केंद्र होने का एहसास हमारे मनोविज्ञान और वैश्विक राजनीति को किसी और तरह से प्रभावित करता? ये एक दिलचस्प ख्याल है।